गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है कि कैसे हम ये समझेंगे कि वेटलैंड साइट्स होता क्या है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, और भारत में वर्तमान समय में कितने वेटलैंड साइट्स हैं और खासकर बिहार में कितने साइट्स हैं, उसकी कुछ विशेषता को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जहाँ जहाँ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हमारा फोकस होगा प्रीलिम्स, तो हम लोग प्रीलिम्स पे ही फोकस करेंगे। तो एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहली बच्चों जो आपको ये समझना होगा कि वेटलैंड होता क्या है। ठीक है। तो आप माने कि आप किसी नदी के किनारे हैं और या किसी आप झील या तालाब के किनारे हैं, तो आप ये देखते होंगे क्या उसके पानी का जो स्तर है या उसका फैलाव जो है क्या हमेशा एक समान होता है। सोचिए तो नहीं। ग्रीष्म काल में उसमें सिकुड़ा होता है, जल की कमी होती है, जबकि वर्षा काल में क्या होता है, उसका फैलाव होता है। ठीक है। यानी किसी भी जलीय क्षेत्र की एक मैक्सिमम लेंथ होती है, कहाँ तक उसका प्रसार हो सकता है और कितना सिकुड़ाव हो सकता है। इसी अधिकतम फैलाव और सिकुड़ाव के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम लोग वेटलैंड कहते हैं। समझ गए। सामान्य भाषा में क्या है, वो क्षेत्र जो जल और भूमि के बीच संक्रमण का क्षेत्र हो, ठीक है, उसे कहते हैं। यानी अगर कहें तो ये क्या होता है, स्थल, एक मिनट रुक जाए। तो वेटलैंड क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वेटलैंड जो होता है वो स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन का क्षेत्र होता है वो होता है। ठीक है। पहली चीज, तो जैसे ये फोटो देख रहे हैं, ठीक है, तो जलीय क्षेत्र है। अब ग्रीष्म काल में क्या होगा, ये पीछे जाएगा और बरसात के समय में आगे आ जाएगा। तो ये जो रीजन होगा पूरा, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेटलैंड कहते हैं। अब वेटलैंड वो क्षेत्र है, एक चीज याद रखिएगा, जहां गहराई 6 मीटर से कम होना चाहिए, उसे ही हम लोग सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष होंगे या तो आपको घास भी मिल सकते हैं, ठीक है, वृक्ष भी मिलेंगे, ट्री डोमिनेंट भी मिलेंगे। जैसे अगर आप सुंदरबन के डेल्टा में जाएं तो वहाँ आपको मैंग्रोव मिलेगा, कुंजरानी मिलेगा, आपको वहाँ केवड़ा के वृक्ष मिलेंगे, बेंत के वृक्ष मिलेंगे। या आप उसी तरह महानदी के डेल्टाई प्रदेश में जाएं, ठीक है, या आप पिचावरम लेक के रीजन में जाएं, या आप बेम्बानाथ झील में जाएं, कच्छ वाले रीजन में आप जाएं, तो वहाँ आपको मैंग्रोव वन या जो वेटलैंड रीजन मिलता है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, वेटलैंड नेचुरल भी हो सकता है जैसे सुंदरबन का डेल्टा, और वेटलैंड जो होता है ह्यूमन मेड भी हो सकता है जैसे रेणुका जलाशय। तो आगे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन और नेचुरल दोनों की। तो अभी तक हम लोग ये देखें कि वेटलैंड संक्रमण पेटी होती है, ट्रांजिशन जोन होती है। दूसरा, यहाँ पे घास, वृक्ष, मैंग्रोव की प्रधानता होती है। दूसरा, ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जैविक विविधता भी अधिक पाई जाती है, भी याद रखिएगा। तीसरा, याद रखिएगा, मैंग्रोव जो वन होते हैं, मतलब यानी कि जो वेटलैंड रीजन होते हैं, वहां के जो वन होते हैं, इन्हें हम इकोसिस्टम का किडनी कहते हैं। किडनी क्यों कहते हैं, जैसे शरीर में किडनी का क्या काम है, तो जो विषाक्त चीज है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। वैसे ही बच्चों, ये जो वेटलैंड साइट होता है ये इकोसिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी विषाक्त चीजों को अपने में समाहित कर लेता है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कार्बन हो, और चाहे वो फास्फोरस हो। पहले इसकी विशेषता आगे शायद स्लाइड में होगा भी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ठीक है। दूसरा, कार्बन को क्या करता है, पृथक करता है और इसका कार्बन सिंक करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से 50 गुना ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का उत्सर्जन की हम लोग बात नहीं करें, कार्बन को सिंक करने की इसकी क्षमता पे हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी चीज बच्चों, बाढ़ ये नियंत्रण का भी कार्य करता है। इसके द्वारा जब आप
जल चूंकि ये क्या करता है, बैरियर के रूप में काम करता है, तो जब कभी जल का अगर बाढ़ बढ़ेगा तो बाढ़ के प्रवाह को कम करता है। तो तटीय क्षेत्रों में अगर सुनामी भी आता है तो उस कंडीशन में वहां के लोगों को सुनामी की तीव्रता का सामना कम करना पड़ता है। और जैव विविधता का ये क्षेत्र होता है, खासकर यहाँ पे माइग्रेट करके पक्षी आपको मिलते हैं। अगर आप देखें, इसी में हमने पीछे एक वीडियो में बात किया था कि भितरकनिका है, वहां समझिए पैसिफिक ओशन से ओडले जो कछुए हैं वो करीब 6,000 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां उड़ीसा के तट पे आते हैं और अपना प्रजनन करके फिर जाते हैं। ठीक है, अगला जल से धन एक टॉपिक है, ये है कि कम्युनिटी संरक्षण का काम कैसे करता है, ये समझिएगा। तो आर्थिक लाभ के कारण किसान सीवेज या जो कीटनाशक होते हैं जैसे नाइट्रोजन, यानी कहने का सामान्य अर्थ समझिएगा, यूट्रोफिकेशन को ये रोकने का काम करता है। ठीक है, इकोसिस्टम में यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब जलीय क्षेत्र में नाइट्रोजन की मात्रा बच्चों बढ़ती है तो वैसे कंडीशन में वहां पे कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी का संख्या कहें या उनकी स्थिति या उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, जो कि वहां के इकोसिस्टम के लिए घातक होता है। वैसे कंडीशन में क्या होगा, एक चीज ये भी आप याद रखिएगा, जब किसी जलीय क्षेत्र में अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे यूट्रिफिकेशन। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि उस जल में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी की मात्रा बढ़ती है। याद रखिएगा किसकी मात्रा बढ़ती है, बीओडी की, एवं डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। तो याद रखिएगा, पीटी में हमेशा पूछा जाता है कि जलीय कोई स्रोत है उसमें अगर डीओ की मात्रा, ठीक है, उसमें अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम है और बीओडी की मात्रा अगर अधिक है, ये संकेत किसका होगा, तो याद रखिएगा ये संकेत जल प्रदूषण का या वहां के इकोसिस्टम में डिग्रेडेशन का सूचक होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम, और मात्रा कम है तो वहां के जो जीव होंगे वो क्या करेंगे, जल की मात्रा के अधिक डिमांड करेंगे। दूसरा चीज क्या है कि अगर खास करके बिहार के संदर्भ में देखें तो ये जो, ये हर कहीं भी तो वेटलैंड जो होते हैं आपको मछली के उत्पादन के लिए, झींगा उत्पादन के लिए और मखाना, खासकर अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो ये मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इको टूरिज्म का भी आने वाले समय में अभी भी एक केंद्र है। और इको टूरिज्म से एक दिक्कत हम लोग आगे ये देखेंगे कि कैसे वेटलैंड अगर सिकुड़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, टूरिज्म को उस क्षेत्र में विकास देने के लिए वैसे क्षेत्रों में रेसिडेंशियल कंपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं जहां जरूरत नहीं है या नहीं होना चाहिए। अब आर्द्र भूमि के लिए संक्षेप में समझ लें कि मुख्य मुख्य जो अभी थ्रेट क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है कि इन तीनों को एक साथ समझेंगे। शहरीकरण और कृषि में जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, इंक्रोचमेंट होगा, ठीक है, अवैध, तो उससे उसका क्या होगा, दूसरा चीज क्या होगा, कृषि के जो प्रोडक्ट हैं, खासकर जल में जब हम लोग खाद का उपयोग करते हैं या सीवेज के जल को जब हम लोग सफाई के बिना ही भेजेंगे तो वहां पे जो हम पीछे बात किए थे यूट्रोफिकेशन वाली कंडीशन आएगी, और जिससे कि एल्गल ब्लूम की समस्या आएगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। एक और, क्योंकि जो भी हमारे सतत जलीय प्रवाह है, जो नदी है, उस पर जब हम लोग बांध का निर्माण करते हैं तो नदी का जो एक प्राकृतिक फ्लो होता है, एक नेचुरल जो फ्लो होता है, उसको हम लोग बाधित करते हैं। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हम उस नदी के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, साथ ही उस नदी में गाद की जो समस्या होती है वो भी बढ़ते जाती है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब ये चीजें पाई जाती हैं तो ये जब भी वेटलैंड को आप
अगर वेटलैंड का हम कहें कि अगर वो अपने अतिक्रमण, मानवीय अतिक्रमण बढ़ेगा, ऐसे कंडीशन में वेटलैंड अगर सिकुड़ रहा है तो प्रकृति का किडनी जो है वो कमजोर हो रहा है, और ऐसी दशा में ये मानव के सतत विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। अब जहां हम लोग बात कर रहे थे कि वेटलैंड जो रीजन है उसको संरक्षित करने के लिए 1971 में देशों द्वारा एक कन्वेंशन लाया गया, जिसे ही हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रामसर सर्वेक्षण, पहले तो शहर कहाँ का है, तो आप ईरान याद रखिएगा। दूसरा, कब लाया गया, 2 फरवरी 1971 को। भारत इसे कब रेक्टिफाई किया या कब इस कन्वेंशन में प्रवेश किया, तो 1982, फरवरी 1982। दूसरा, 2026 का जो कन्वेंशन हुआ उसका जो थीम था वो क्या है, तो वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, आर्द्र भूमि की पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का जश्न। कहने का मतलब ये है कि कैसे आर्द्र भूमि को, जो हमारी ज्ञान सदियों से हमारे साथ आ रही है, उसका उपयोग करके कैसे हम लोग आर्द्र भूमि को संरक्षित करें। और यहाँ एक जो सिद्धांत ये दिया गया, वाइज यूज प्रिंसिपल, यानी ऐसा नहीं है कि वेटलैंड को संरक्षित करने के क्रम में उससे हम उपयोग न करें, पर बुद्धिमत्ता पूर्ण कैसे उपयोग करें। ये हमेशा बात याद रखिएगा। प्रकृति, गांधी जी भी कहते थे, जो प्रकृति है वो हमारे आवश्यकता को, यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर सकती है, पर ग्रिड को पूरा नहीं कर सकती है। गांधी का स्टेटमेंट क्या था कि जो नेचर है वो पूरे पृथ्वी के लोगों का, उसके जीवों का पोषण कर सकती है, पर किसी एक व्यक्ति के लालच का या ग्रीड को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, खैर जब कभी मेंस का क्लास होगा वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ अब अलॉट क्या है, तो एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड बनाया जाता है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है, साधारण बात में समझे, तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड वैसे वेटलैंड साइट्स जो कि अतिक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं या उनके अस्तित्व पे संकट आ रहा है, तो वैसे साइट को हम लोग वेटलैंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालते हैं। और अभी 2 साइट, एक आपका लोकटेक लेक जो मणिपुर में है, जहां पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 जो साइट हैं वो मॉन्ट्रेक्स के रिकॉर्ड में डाली गई। इसके पहले चिल्का झील को डाला गया था, पर वहां के सरकार के द्वारा, वहां के लोकल अथॉरिटी के द्वारा उसके जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया गया, तो 2002 में इसी उसमें से निकाल दिया गया। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, भारत दक्षिण एशिया में प्रथम और विश्व में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और मैक्सिको के बाद वेटलैंड साइड में तीसरा स्थान रखता है। तो भारत में, यानी कि 2000 मार्च अप्रैल 2026 तक भारत में कुल जो साइट हैं कितने हैं, 99। विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा। और अगर राज्य विशेष में पूछे किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में कितने, 20। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने, 12। बिहार जो है संयुक्त रूप से, बिहार, पंजाब और उड़ीसा संयुक्त रूप से 6 स्थान यहाँ पे है और तीसरे नंबर पे है। 2026 में जो 2 साइट को शामिल किया गया है वो भी आप नाम याद रखिएगा, शेखा झील और पटना पक्षी अभयारण्य यूपी में, जबकि छारी ढंड गुजरात में। अब जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको जानने से पहले 2-3 चीज को जान लें कि सबसे बड़ा वेटलैंड जो है आपका सुंदरबन, यानी जो पश्चिम बंगाल, यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहां पाया जाता है, और जो कि आवास क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर का। दूसरा, बेम्बानाड। उसके बाद सुंदरबन के बाद जो सबसे बड़ा है वो है बेम्बानाड, केरल में, चिल्का। उसके बाद ये दूसरे और तीसरे बड़े साइट है। सबसे छोटा जब कहेगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना रेणुका झील, और ये मैनमेड है, और ये मीठे पानी का झरना है। इसके अलावा बेम्बनूर और थेंगा
थेंथागुंडी जो है तमिलनाडु में, ये दूसरा और तीसरा सबसे छोटा साइट है। उसी तरह बात करें कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका वेटलैंड साइट में सबसे पहले किसको शामिल किया गया, तो दो स्थान को शामिल किया गया था 1981 में। पहला चिलिका जो कि उड़ीसा में है, लैगून झील है, एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वही पीछे हम लोग देखे थे कि केवलादेव को अभी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी डाला गया। ठीक है, नवीनतम हम लोग शेखा झील देखे हैं जो 99 है यूपी का। अब हमने ये देखा इसके पिछले वाले स्लाइड में कि बिहार में कुल 6 साइट हैं और बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है पंजाब एवं उड़ीसा के साथ। एक मिनट, तो बिहार में जो 6 साइट है उसको एक एक करके देख लें। तो 6 रामसर साइट से सबसे पहला किसे दिया गया था, कटिहार के गोगाबिल को, सॉरी, सबसे पहले जो दिया गया था वो है आपका कांवर झील बेगूसराय का। तो एक एक करके मैप इसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप याद करेंगे उदयपुर झील कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, उसके बाद दूसरा बेगूसराय में कांवर ताल है और कटिहार में गोगाबिल। तो ध्यान कैसे याद रखेंगे कि ये अगर गंगा नदी आपके दिमाग में हो, अगर उसके आधार पर इसे बांटे तो उत्तर बिहार में 3 आपको मिलेगा। पहला उदयपुर कहाँ, पश्चिम चंपारण में, कांवर झील बेगूसराय में और गोगाबिल कटिहार में। इसके बाद अगर आप दक्षिणी बिहार में आएंगे तो बक्सर में आपको मिलेगा गोकुल जलाशय, जमुई में आपको मिलेगा नागा और नकटी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जान जाए। सबसे पहले कांवर जो है ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील का उदाहरण है, बेगूसराय में मिलता है। इसका 60% क्षेत्र बाढ़ के बफर जोन में आता है। दूसरा गोगबिल क्या है, पहला सामुदायिक रिजर्व जो है वो वेटलैंड साइड है। महानदी, महानंदा और कंखार नदियों के द्वारा इसे जल की आपूर्ति किया जाता है। नागा और नकटी याद रखिएगा, ये बिहार की मैन मेड आपको वेटलैंड साइट्स है। दूसरा उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उदयपुर झील और जो कांवर झील है वो माइग्रेटेड जो आपके बर्ड्स आते हैं साइबेरियन से, इन दोनों क्षेत्रों में आते हैं। दूसरा गोकुल जलाशय बक्सर में स्थापित किया गया है। ये कुछ बिहार में जो हमारे 6 रामसर साइट्स है उसको पोर्टल पे केवल 2 ही को वेटलैंड हेल्थ कार्ड दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी हमारा वेटलैंड साइट्स है उसका क्या हेल्थ मॉनिटर है, जो हेल्थ का पैरामीटर पे है उस पे कहाँ है, इसके लिए केवल 2 का उपलब्ध है, कांवर और गोगबिल। इसके अलावा जो आप बक्सर में है चाहे उदयपुर है वो अभी उपस्थित नहीं है। तो आने वाले समय में ये ऐसा कहना चाहिए कि बिहार सरकार के द्वारा सभी जो वेटलैंड साइट्स है उसके लिए हेल्थ कार्ड इशू करना चाहिए। अब एक चीज, जब इस टॉपिक को आप पढ़ के जाएंगे तो यहाँ 2-3 चीज आप स्पष्ट करके जाएंगे। एक तो जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको एक बार आप स्पष्ट करके जाएंगे, चाहे वो इकोटोन क्या होता है, कार्बन सिंक का कॉन्सेप्ट क्या है, वाइज यूज प्रिंसिपल क्या है जो 2026 के कॉन्सेप्ट में दिया गया है वो, और या वाटर से वेल्थ, खासकर मखाना का जो उत्पादन कर रहे हैं उसके संदर्भ में आप देख के जाएंगे। लास्ट में आप एक जो फैक्ट याद करके जाएंगे आप मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आर्द्र भूमि केवल बंजर भूमि नहीं है, बल्कि जो हम लोग शुरू से बात कर रहे थे कि ये पृथ्वी का किडनी होता है। ठीक है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दूसरा, जलवायु से लड़ने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए इंजन का काम करता है। तो इतना हम लोग इसे आप नोट डाउन भी कर लेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट एक समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको जो भी समस्या अगर कहीं समझने में आ रही है तो जरूर करेंगे। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी वीडियो दिया जा रहा है उससे संबंधित पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में वहां का लिंक दिया गया और टेलीग्राम का, उस पर जाके आप इसका पीडीएफ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ले सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं
पीडीएफ में पहले मैटर होगा, उसके बाद क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ठीक है, इससे संबंधित कोई अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।